बेटा कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। हम लोग चैप्टर तो अपना वही चल रहा है, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मतलब वैसे तो चैप्टर 3 चल रहा है, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर भी अगर हम सोचें कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वही टॉपिक चल रहा है। जी सर, वही वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। अब अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में अपने को एक टॉपिक पढ़ना चालू करना था, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मतलब बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बता रहा है कि भैया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अगर ऑडिट होनी होगी, ये टॉपिक क्या बता रहा है कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या होनी होगी, ऑडिट होनी होगी, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे होगी। ये टॉपिक ये बता रहा है कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या होनी होगी, ऑडिट होनी होगी, तो कैसे होगी। तो देखो बोर्ड पर देखना, मैं आपको समझा क्या रहा हूं, बोर्ड पर देखना मैं आपको समझा क्या रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान देना। सर देखो, किसी भी ऑडिट में आप जाते हो, आप इसका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है। आप कोई भी ऑडिट पर जाते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आरएपी लगाना। आप कोई भी ऑडिट पर जाते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आरएपी लगाना। आरएपी क्या होते हैं बेटा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। आप कोई भी ऑडिट पर जाओगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि भाई आप जाओगे और ऑडिट पे क्या लगाओगे, आरएपी लगाओगे। आप ऑडिट पे क्या लगाओगे, आरएपी लगाओगे। आती है बात समझ में या नहीं आती। आप कोई भी ऑडिट पे चले जाओ, सबसे पहला काम आपका होगा कि हम ऑडिट पर गए और हमने ऑडिट पर जाके क्या लगा दिए बेटा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगा दिए। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो ये भी यही बोल रहा है, बोले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जाओ तो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना है, यानी आरएपी लगाना है। अच्छा, अब आरएपी में उन्होंने कहा यार 3 चीजें करनी है। एक तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कंपनी के सिग्निफिकेंट, यानी जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स या ट्रांजेक्शंस। मतलब सबसे पहले आपको पता लगाने हैं कंपनी के सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। जैसे मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं, कंपनी 3 प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट एबीसी। कंपनी 3 प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट एबीसी, उसमें 70% सेल प्रोडक्ट एक ही आती है, तो कंपनी का सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट कौन सा हो गया, कंपनी का सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट ए। तो हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको आइडेंटिफाई करने हैं कंपनी के सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन। मतलब हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कंपनी के मटीरियल मटीरियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हमें पता लगाने हैं कंपनी के मेन ट्रांजेक्शंस कौन से हैं। अच्छा, दूसरा ये बोल रहा है जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे, दूसरा ये बोल रहा है जब आप क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे, तो पहले आपको दूसरा डिसीजन ये लेना है कि आप रिस्क का क्वालिटेटिव मेजरमेंट करोगे या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन। क्वालिटेटिव मेजरमेंट में तो रिस्क मेजर होगा इन टर्म्स ऑफ हाई, मीडियम और लो, और क्वांटिटेटिव में हम जब रिस्क को मेजर करेंगे तो हम रिस्क को मेजर करेंगे परसेंटेज में। अब ये टॉपिक ये बोल रहा है कि ऑडिटर को डिसीजन लेना है कि वो रिस्क का क्वालिटेटिव मेजरमेंट करेगा या वो रिस्क का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इन्होंने तो बता दिया रिस्क असेसमेंट करते वक्त करना क्या क्या है। बोले रिस्क असेसमेंट करते वक्त ये तो है ही ऑब्वियसली रिस्क असेस करना है। भाई रिस्क असेसमेंट करते वक्त ये तो है ही कि ऑब्वियसली रिस्क असेस करना है, तो इसमें तो बताने का कुछ है ही नहीं। बोले रिस्क असेसमेंट करते वक्त, मतलब रिस्क असेसमेंट करते वक्त रिस्क असेस करना है, ये तो बता। भाई इसमें मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें मैं क्या बताऊंगा, रिस्क असेसमेंट करते वक्त रिस्क असेस करना है, ठीक है कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते वक्त क्या करना है, रिस्क असेस करना है, तो ठीक है साहब रिस्क तो असेस करेंगे ही। इसमें तो क्या मैं बताऊंगा और क्या आप बताओगे, भाई रिस्क तो असेस करना ही होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। वो बोल रहा है इसमें 2 चीजें होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन। आपको डिसीजन ये लेना है कि रिस्क मेजर परसेंटेज में करें या हाई, मीडियम, लो में करें। आपको रिस्क असेसमेंट करते वक्त क्या पता लगाने हैं कि मटेरियल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कौन से हैं। अच्छा, आपको वो सारे रिस्क पता लगाने हैं जो आईटी से रिलेटेड है। बोला कंसिडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स। बोले वो वाले रिस्क पता लगाइए जो आईटी सिस्टम को यूज करने से अराइज हो रहे हैं। बोल रहा है वो वाले रिस्क पता लगाइए जो आईटी सिस्टम को यूज करने से अराइज हो रहे हैं। कंसिडर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। याद करो आईटी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई होते थे,
inaccurate processing of data, processing of inaccurate data, direct data changes, loss of data, failure to make changes to softwares or programs, unauthorized changes to softwares or program. मतलब ये वाले सारे रिस्क ऑडिटर को पता लगाने हैं. जब हम बोल रहे हैं कि कंसिडर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स, इसका मतलब है कि ये वाले सारे रिस्क बेटा ऑडिटर को क्या करने हैं, पता लगाने हैं. आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो अपने को क्या करना है बेटा? अपने को क्या करना है बेटा? रिस्क असेसमेंट में 3 चीजें करनी है. पहला, सिग्निफिकेंट इवेंट्स पता लगाने. दूसरा, ये डिसीजन लेना है कि रिस्क का मेजरमेंट क्वालिटेटिव टर्म्स में करें या क्वांटिटेटिव टर्म्स में करें. और तीसरा, आईटी रिलेटेड जो भी रिस्क है, आईटी रिलेटेड जो भी रिस्क है, उन सभी रिस्क का पता हमको लगाना पड़ेगा. बोलिए आया नहीं आया? आया नहीं आया बेटा? जल्दी बोलिए. आगे ये बात समझ में? और क्या बोल रहा है? और क्या चीजें करने के लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है अंडरस्टैंड करो, इवेल्युएट करो. अब ये 3 चीजें अपने को अंडरस्टैंड और इवेल्युएट करनी है. अंडरस्टैंड और इवेल्युएट करो क्या? बिजनेस प्रोसेसेस. बिजनेस प्रोसेसेस यानी कंपनी में प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस समझो. परचेज कैसे होती है, परचेज का पूरा प्रोसेस समझो. अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझो. बिजनेस में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो समझ लो और बोले उनका फ्लो चार्ट बना लो. याद है फ्लो चार्ट क्या था? इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के टूल होते थे. एक टूल होता था फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता था कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स का हमने ग्राफिक प्रेजेंटेशन कर लिया. तो ये पॉइंट बोल रहा है फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ और कंपनी के बिजनेस के प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग ले लो. तो बोल रहा है डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग फ्लो चार्ट्स. नेक्स्ट ये बोल रहा है प्रिपेयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स. प्रिपेयर PREPARE प्रिपेयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स सिंपली मीन्स अ टेबल. पता है एक टेबल बनाई जाती है ऑडिट में. किस तरह की टेबल बनाई जाती है मैं बताता हूं. ऑडिट में एक 2 कॉलम की टेबल बना ली जाती है जिसमें ऑडिटर एक कॉलम में तो ये लिखता है कि कंपनी रिस्क क्या क्या फेस कर रही है और एक कॉलम में रिस्क के आगे कंट्रोल लिखता है कि कंपनी ने उस रिस्क को रोकने के लिए कंट्रोल क्या बनाया है. जैसे आज एक रिस्क हो गया कि कोई ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है. मान लो एक रिस्क है कॉम्प्लेक्सिटी इन कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स. कंपनी ने कंट्रोल ये बनाया परचेज द सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स. तो आज एक कॉलम रिस्क का बनेगा, एक कॉलम कंट्रोल का बनेगा. और कंपनी जो जो रिस्क फेस कर रही है, कंपनी जो जो रिस्क फेस कर रही है उसको रोकने के लिए कंपनी ने कंट्रोल्स क्या बनाए वो अपने को इस टेबल के अंदर लिख लेने. बोलो आया? और क्या करना है? अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट. अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट कर लिए बिजनेस प्रोसेसेस, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना ली और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की बोले डिटेल्ड एनालिसिस कर लो. अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. पेपर में IC मत लिखना, फुल फॉर्म आएगा इंटरनल कंट्रोल्स. तो अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू टेस्ट. वॉक थ्रू टेस्ट का सिंपल मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन. बोले डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लो. क्या बोल रहा है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की क्या ले लो? अंडरस्टैंडिंग ले लो. बोले जितना डिटेल्ड एग्जामिनेशन आप कर सकते हो कर लो. बोले जितना डिटेल्ड एग्जामिनेशन आप कर सकते हो कर लो. और बोले डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लो. बोलो आया नहीं आया? तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करा? सबसे पहले बेटा हमने क्या करा? हमने रिस्क असेसमेंट करा. रिस्क असेसमेंट के बाद हमने क्या करा? अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट करा. फिर बोला टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. पूरा ही लिख लो इसको, टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. वो बोल रहा है. अब देखो पॉइंट क्या बोल रहा है. बोले इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक डिसाइड कर लो. वो बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर लो. मतलब ये देख लो कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है. देख लिया आपने इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या बुरे हैं. बोले उसके बेसिस पे पहले तो ये डिसाइड करो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर,
टाइमिंग और एक्सटेंड क्या होगा। तो बोले पहले तो ये देख लो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं बुरे हैं। पहले तो देख लो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं बुरे हैं। अच्छे हैं तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कम हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है बताओ, असेस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड और प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड बाय एन ऑडिटर आफ्टर टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। पेपर में इतना नहीं लिखना, ये टेबल मॉड्यूल में ऐसी बनी हुई है, बस इतना ही लिखना है, असेस द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूं कि पहले क्या हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक हो रही है और उस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। क्या असेस कर रहे हैं, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। और क्या करना है, डेटा की रिलायबिलिटी देखो, असेस रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा एंड कंप्लीटनेस। डेटा की रिलायबिलिटी भी देखनी है और डेटा का कंप्लीटनेस भी देखना है। डेटा के बारे में क्या क्या देखना है बेटा, डेटा की रिलायबिलिटी भी देखनी है और डेटा का कंप्लीटनेस भी देखना है। डेटा के बारे में क्या क्या देखना है बताओ, डेटा की रिलायबिलिटी भी देखनी है और डेटा का कंप्लीटनेस भी देखना है। डेटा के बारे में दो चीजें देखनी है, डेटा के बारे में दो चीजें देखनी है। अब अगेन लॉजिकली सोचो, अगेन लॉजिकली सोचो, क्या सोचोगे कि अगर सर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हमारा डेटा ज्यादा रिलायबल होगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो हमारा डेटा रिलायबल नहीं होगा। तो देखो सब चीज इससे रिलेटेड है। आप इस हेडिंग को समझो, आप इस हेडिंग को समझोगे तब आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस हेडिंग को समझोगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो बोल रहा है रिलायबिलिटी देखनी है, वो बोल रहा है क्या देखनी है, रिलायबिलिटी देखनी है। किसकी रिलायबिलिटी देखनी है, बोले सोर्स डेटा की। बोले सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी देखनी है और सोर्स डेटा की कंप्लीटनेस देखनी है। क्या बोल रहा है, सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी देखनी है और सोर्स डेटा की कंप्लीटनेस देखनी है। बोले असेस द रिलायबिलिटी, बोले असेस द रिलायबिलिटी। बोले रिलायबिलिटी देखो और कंप्लीटनेस देखो। बोले क्या बोल रहा है, रिलायबिलिटी देखो और कंप्लीटनेस देखो। किसकी रिलायबिलिटी और कंप्लीटनेस देखने के लिए बोल रहा है, सोर्स डेटा की। किसकी रिलायबिलिटी और कंप्लीटनेस देखने को बोल रहा है, सोर्स डेटा की। और एक बोल रहा है सैंपल टेस्टिंग कर लो। क्या बोल रहा है, अगेन बेटा सैंपल टेस्टिंग करनी है नहीं करनी वो डिपेंड करेगा इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पे। मतलब वो बोल रहा है टॉपिक समझो क्या है, बोले पहले इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक कर लो। आपने कर ली, उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि डेटा रिलायबल है कि नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि सैंपल चेकिंग करनी है या नहीं करनी। तो देखो अब आप सोचो ये टॉपिक की हेडिंग क्या है, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मैं तो आपको बोलता हूं अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट नहीं भी होता, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट नहीं भी होता तो भी यही होता। अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट नहीं भी होता तो भी यही होता। भाई क्या करते, रिस्क असेसमेंट भी लगाते, अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट भी करते, ये सारी चीजें टेस्ट भी करते। क्या टेस्ट करते, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, सब कुछ ही करते। तो आज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें तो हमें नॉर्मल में भी करनी है। आप समझो ये सारी चीजें तो हमें नॉर्मल में भी करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं होता। आखिरी पॉइंट आता है, बोले रिपोर्टिंग। इसमें इतना सा है, अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस मिलती है, आपने कंपनी का पूरा इंटरनल कंट्रोल चेक किया, बोले इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस मिली, तो वीकनेस भी मैनेजमेंट को बताओ और वीकनेस को दूर कैसे करना है ये भी मैनेजमेंट को बताओ। मैनेजमेंट को क्या क्या बताना है, वीकनेस भी बतानी है और वीकनेस को दूर कैसे करना है ये भी बताना है। तो बोल रहा है इवेल्युएट कंट्रोल डेफिशिएंसीज। बोले कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को इवेल्युएट करो। डेफिशिएंसीज यानी कमियां। फिर पहले तो ये पता लगाओ कि मटीरियल डेफिशिएंसीज कौन सी हैं, सिग्निफिकेंट या मटीरियल डेफिशिएंसीज कौन सी हैं। पहले तो डेफिशिएंसीज को इवेल्युएट कर लो कंट्रोल्स में जो मिली। भाई देखो छोटी मोटी कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, अभिषेक सर अगर 9 बजे की क्लास में 9:05 पाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या, पर 9:20 पाएंगे तो
दिक्कत है। तो छोटी मोटी कमी से दिक्कत नहीं होती, कोई मेजर कमी होती है तब दिक्कत होती है। नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होने वाला। आज जैसे हमारा ये बच्चा है लास्ट वाला, क्या नाम है हमारे बच्चे का? सार्थक। ये आज ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस पे कंट्रोल लगा दिया, अगली बार नहीं करेगा। इसको भी पता है ये सो के लेट उठा था, फिर एक क्रिकेट मैच देख रहा था, फिर मैच तो कैंसिल हो गया, फिर हम दूसरा मैच देख रहे थे, वन साइडेड मैच था, सिर्फ गिल्ले पे गिल्ले उड़ रहे थे दूसरे पक्ष के। पता है ना आपको कौन से मैच की बात हो रही है? हैं? तो पता नहीं, जो भी मैच था सामने वन साइडेड अफेयर, ऑल आउट हो गई, चारों खाने चित। ठीक है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। खैर जो भी है, सार्थक गया था बॉर्डर पे मौका मुआयना करने, हैं? वहां पे एक्टिवा पंचर हो गई, वहीं छोड़ आया। चलो तो आओ, हाँ देखो ये एक्चुअल में है। आज सार्थक आज एक बार लेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको बिठा दिया। अभी ये 2-3 बार कर लेता तो ये सही में बाहर होता, घर में जा रहा होता उसी एक्टिवा पे बैठ के, जो 7 से 8 इसको नहीं अवेलेबल हो पाई। क्यों सार्थक? फिर आप नहीं थे घर पे? बैटरी नहीं थी मतलब? ये इलेक्ट्रिक वालों के साथ यही दिक्कत है। कौन सी इलेक्ट्रिक ली है तुमने? ये नहीं कि तुम्हारी चेतक वेतक, क्यूब होगी वो टीवीएस वाली। अच्छा वो जो आजकल बहुत सारी लोकल वाली भी आ रही है, वो बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ, मस्त 40-50 हजार रुपए की आती है। हमारे ऑफिस में हमने 3 लोगों को दिलाई। हम वो लेने गए थे चेतक ऑफिस के स्टाफ के लिए, तो चेतक वाले बोलते हैं 1,40,000 की। फिर एक कंपनी है, मैं नाम बताता हूं, हमने जिसकी ली डायनामो, तो वहां गए, उसकी लेने गए 45,000 की एक, ऑन रोड। उसमें उसने सब एसेसरी वैसेसरी, सीट कवर सब लगा दे। 3 ले आए हम, मजा आ गया लाइफ में। और बेस्ट फायदा क्या, 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलती। स्टाफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आड़ी टेढ़ी गाड़ियां चलाते हैं। बच्चों के लिए तो बेस्ट है, तुम्हारे सारे घर वालों को तुम्हें वही दिला देनी चाहिए जो तुम एरोप्लेन की स्पीड से एक्टिवा चलाते हो। एक दिन मैंने मनस्वी को देखा एक्टिवा चलाते हुए, आप समझ रहे हो, स्टीयरिंग पकड़ा है बस हाथ से, बाकी तो वो गाना सुना आपने, उड़े जब जब जुल्फे तेरी? ये गाना अलग है, उड़े जब जब मानवी हमारी। ये उड़ रही है बस, एक्टिवा यूं पकड़ा है, बाकी पूरी हवा में है। थोड़ा तो धीरे चला लो, थोड़ा धीरे एक्टिवा को। चलो एक मैंने इसको देखा, कहां गया रिविश। एक दिन कोई तो दिन था जिस दिन मैं सुबह 8 बजे की क्लास में 8:04 टाइप पे आया था। भाई साहब जैसे ये गाड़ी चला रहा था, मतलब मैं क्लास में 1 घंटा भी लेट हो रहूंगा तो भी मैं ऐसी गाड़ी नहीं चलाऊं। हाँ, हेमराज चलाता है, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं साइड में बैठा होता हूँ। मैं बहुत रेयर केस में गाड़ी चलाता हूँ, बस सुबह जब अभी आता हूँ, वो भी प्यार मोहब्बत से धीरे धीरे। तो मेरी गाड़ी देखी आपने, मुझे नहीं देखा, मैं तेज नहीं चलाता हूँ। मैंने बचपन से एक चीज़ सीखी, गाड़ी प्यार मोहब्बत से चलाओ। क्योंकि गाड़ी के साथ दिक्कत क्या है, गाड़ी में आपको लगने के चांस कम है, सामने वाले को लगने के ज़्यादा है। ये आप लोग रियलाइज़ नहीं करते जब आप लोग 4 व्हीलर चलाते हैं। और 2 व्हीलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज लगने के चांस है। एक तो बिना हेलमेट के चलाते हैं, 1-1 लाख रुपए की बाइक चलाते हैं, और शर्म नहीं आती कि 200 रुपए का एक ढंग का हेलमेट खरीद लें। तो खैर आओ, जो भी है, मतलब ऐसी गाड़ी ये चला रहा था, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मतलब ये मेरे को यूं कट 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 यूं मार के निकल गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे से पहले जाके करेगा क्या। बेटा आज तक तो मैंने किसी को बाहर रखा नहीं, पिछले 2 महीने में पूछ लो, अभी पूरे बच्चे बैठे हैं कि मैंने बाहर रख दिया हो। वो मैं एक बार बोलता ही हूँ बस, थोड़ा सा ऐसे टेरर क्रिएट करने के लिए। अभी इसको लग रहा था इसको घर भेज दूंगा, कोई भेज दूंगा क्या? आपकी पढ़ाई की चिंता मेरे को ज्यादा है आपसे। पढ़ाई की चिंता नहीं होगी तो मैं क्यों डांटूंगा? मेरा सब्जेक्ट थोड़ी अकाउंट्स, मेरा सब्जेक्ट तो मेरा है, मेरे को क्या मतलब है अकाउंट से? आपकी चिंता करता हूं भाई, मेरे को कोई फर्क क्या पड़ रहा है? मेरे सब्जेक्ट में गड़बड़ करो तो फिर भी मुझे फर्क पड़े। आओ
हाँ जी, तो मैं बता रहा था, देखो कमियां हर जगह होती है, नो नो ऑर्गेनाइजेशन इज परफेक्ट, पहले क्लियर करो। तो पहले तो हम ये इवेल्युएट करेंगे हमें क्या क्या डेफिशिएंसी मिली, फिर हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट या मटीरियल है, फिर हम अपनी रिपोर्ट में मैनेजमेंट को कंट्रोल की वीकनेसेस का रेमिडिएशन बताएंगे। रेमिडिएशन माने मेजर्स कि उस वीकनेस को ठीक कैसे किया जाए। सारी चीजें आपको कहां बतानी है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये बेटा एक अप्रोच है जो ऑडिट करते वक्त, फिर बोल रहा हूं ये बेटा एक अप्रोच है जो ऑडिट करते वक्त एक ऑडिटर को फॉलो करनी चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आ गया पक्का? तो मेरे को बताओ स्टेप्स क्या क्या हो गए। रिस्क असेसमेंट कर लिया, अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट कर ली, ये तीन चीजें। इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के बेसिस पे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड हो गया, डेटा की रिलायबिलिटी डिसाइड हो गई, और ये डिसाइड हो गया कि सैंपल चेकिंग करनी है नहीं करनी। फिर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को पहले तो इवेल्युएट किया, फिर ये पता लगाया कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कौन सी, फिर मेजर्स बताए कि उसको ठीक कैसे करें, और फिर फाइनली हमने इशू करी ऑडिट रिपोर्ट। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है, और पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इससे। ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन अप्रोच टू ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्लियर है? क्लियर है? चलो, एंड प्लीज मुझे याद दिलाना, ये नोट तो आप पढ़ लेना, मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है। प्लीज मुझे याद दिलाना जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा, जब मैं चैप्टर को खत्म करूंगा तो मुझे क्वेश्चन का आंसर लिखवाना है आपको। नहीं, आरटीपी एमटीपी तो मैं कराऊंगा ही, वो तो अलग है। आरटीपी और पास एग्जाम पेपर तो हमको करना ही है, वो तो अलग है। उसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को कुछ, एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, उसका आंसर मुझे अलग से आपको लिखाना है। आप मुझे याद दिला देना, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, आप शायद प्रोबेबली कल की क्लास में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को एक बार याद दिला देना। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है बेटा, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ये क्या टॉपिक है, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट? सर देखो, पहले ऑडिट वॉडिट छोड़ो, व्हाट इज डेटा एनालिटिक? डेटा एनालिटिक होती है डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करना। सुनो मेरी बात, आज की जो एज है वो डिजिटल एज है। इन टुडेज एज एंड टाइम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इज अवेलेबल, वी लिव इन डिजिटल एज। आप सोचो, हम हर कोई जना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आपकी एक एक एक्टिविटी का डेटा कलेक्ट करता है, एक एक एक्टिविटी का। आज इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आज अगर आप अपनी गूगल में जाके सर्च करोगे प्लान अ ट्रिप टू गोवा, तो जैसे आप अपना इंस्टाग्राम खोलोगे गोवा की रील्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। इतना ज्यादा डेटा इंस्टाग्राम या गूगल हमारा पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं। तो टुडेज एज एंड टाइम इज ऑफ डेटा, वी लिव इन डिजिटल एज, अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल इज इनॉर्मस। तो व्हाट इज डेटा एनालिटिक? एमबीए होने लग गया आजकल डेटा एनालिटिक्स में। व्हाट इज डेटा एनालिटिक? अभी तुमको टारगेट रहता है हम एमबीए इन फाइनेंस करेंगे, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स करो और उसकी सब ब्रांच लो फाइनेंस, सब ब्रांच लो फाइनेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म में एमबीए करना चाहते हो तो आने वाले 10 साल एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स के हैं। एमबीए इन मैनेजमेंट, एमबीए इन मार्केटिंग, ये सब गया, अभी टाइम है डेटा एनालिटिक्स का। उसमें सब फील्ड्स होती हैं, अपने सब फील्ड में फाइनेंस ले लिया, और भी कई सब फील्ड्स होती हैं, बट क्योंकि हम सीए कर रहे हैं तो हमारे लिए तो फाइनेंस ही बेस्ट है। खैर, तो अभी मैं अगर टॉपिक की आपसे बात करूं तो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? तो सर डेटा एनालिटिक्स होती है कि डेटा कलेक्ट करो, एनालाइज करो, डेटा को स्टडी करो, इवेल्युएट करो, डेटा को स्टडी करके, इवेल्युएट करके, एनालाइज करके उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करो। अब यही डेटा एनालिटिक्स ऑडिट में भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑडिट में कैसे अप्लाई होगा वो हम पढ़ेंगे। पहले हमारा टारगेट है किसका मतलब समझना, डेटा एनालिटिक्स का मतलब समझना। तो आपसे कोई पूछे डेटा एनालिटिक्स क्या, तो आप क्या बोलोगे? डेटा एनालिटिक्स में वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आते हैं जिससे हम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं।
तो अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो आप बोलिए डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू various tools and techniques which are used to tap, to collect vast amount of data, to tap, to collect vast amount of data, and use that data to draw meaningful conclusion, and use that data to draw मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। तो अपने को पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि यार ये बताओ डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर अपने को बेटा पेपर में क्या क्वेश्चन आ जाए कि बताओ यार डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इन टुडेज डिजिटल एज द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट इन IT systems, that exists in IT systems is enormous। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम पे हम हमारे जो IT सिस्टम्स हैं उनमें जो अमाउंट ऑफ क्या अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा क्या है, इनॉर्मस है। तो अब हमें इस डेटा को जब स्टडी करना है, एनालाइज करना है और उससे कंक्लूजन निकालना है, तो उसी को क्या बोला जाता है? डेटा एनालिटिक्स। तो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? बोलो, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, tools and techniques that are used to collect, that are used to tap vast amount of electronic data, vast amount of electronic data, and obtain meaningful conclusions, and obtain meaningful conclusions, comma, is called data analytics। इसी को अपन बेटा डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर डेटा एनालिटिक्स क्या है, अगर आप मेरे से पूछोगे सर डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? डेटा एनालिटिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोसेसेस का, टूल्स का, टेक्निक्स का, जिसको हम यूज कर रहे हैं टैप करने के लिए, यानी कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए? वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। और उससे अपन क्या ऑब्टेन करेंगे? मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। अच्छा, बिजनेस को क्या फायदा होगा? सर ऑडिट की तो अभी बात ही नहीं करी। आज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं डेटा एनालिटिक्स। मैं क्या बोल रहा हूं? आज मैं क्या हूं? बिजनेसमैन हूं। मैं अपने बिजनेस में क्या यूज कर रहा हूं? डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहा हूं। तो एज अ बिजनेसमैन मुझे अपने बिजनेस में डेटा एनालिटिक्स यूज करने का क्या फायदा है? बोले बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। इट कैन बेनिफिट बिजनेस इन फॉलोइंग वेज, इट कैन बेनिफिट बिजनेस इन फॉलोइंग वेज। बोले प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाओगे, बेटर कस्टमर सर्विस, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे एडवांटेज मिल सकती है, गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप अपने ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे। ठीक है, तो आज इन जनरल आपसे कोई पूछे कि आप डेटा एनालिटिक्स लगा रहे हो, आपको डेटा एनालिटिक्स लगाने का फायदा क्या है, तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि आप डेटा एनालिटिक्स लगा रहे हो, डेटा एनालिटिक्स लगाने का फायदा क्या है, तो फायदा यही बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाएंगे, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, हम अपने ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे क्या लिखा है? अब सुनो मेरी बात। सर जब ऑडिट में, जब किसमें बेटा? ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई किया जाए, किसमें डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई किया जाए? ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई किया जाए, तो उसको बोलते हैं कैट। आज सुनना ध्यान से, ऑडिट में क्या होता है? ऑडिटर सॉफ्टवेयर्स यूज करता है, बहुत सारे, कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल मार्केट में। क्या बोल रहा हूं? मार्केट में आजकल कई तरीके के क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर आते हैं।
दो इसमें सबसे मेन सॉफ्टवेयर से मैं बता देता हूं। एक तो है आइडिया, एक तो सबसे मेन सॉफ्टवेयर है आइडिया, IDEA, कैपिटल में आएगा शॉर्ट फॉर्म में। एक तो आता है आइडिया, एक तो आता है आइडिया और दूसरा आता है ACL। दो तो ये मार्केट में आने वाले बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं या ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। सुनो मेरी बात, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले क्या हैं? ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। एक तो आइडिया हो गया और एक ACL हो गया। और उसके अलावा ऑडिटर यूज करता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या हो गया? MS एक्सेल। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं आप सॉफ्टवेयर्स खरीदो, कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर से भी काम कर सकते हो, पर ज्यादातर CAs जिनको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, जैसे मैं, ठीक है, तो हम लोग आइडिया ACL नहीं खरीदते। नहीं है मेरे पास, ना आइडिया ना ACL है, हम MS एक्सेल पे कर लेते हैं अपना सारा काम। और मैं आपको बता रहा हूं, MS एक्सेल को ऑपरेट करना सीखो, हैबिट बना लो। चाहे जॉब करोगे चाहे प्रैक्टिस करोगे, MS एक्सेल के बिना CA में काम नहीं होता। मतलब आपको अगर MS एक्सेल बहुत अच्छा आता है तो एक मेरिट होल्डर बच्चा इंटरव्यू में और एक आप, सिलेक्शन आपका होगा, मेरिट वाले का नहीं होगा। MS एक्सेल इतना अच्छा सीखो, इतना अच्छा सीखो। मेरे को खुद नहीं आता था, मतलब मैंने जब CA अपना फाइनल पास किया, हमें देखो इतना कोई गाइड करने वाला था नहीं। हमारे टाइम पे ना कोई इतने इंस्टाग्राम थे, ना कोई इतनी इंफॉर्मेशन थी, ना हमारे कोई टीचर्स ऐसे थे जो हमें गाइड करते थे। 400 बच्चों की क्लास में पढ़ा करते थे हम। पूरे इंडिया में कितने टीचर होते थे? 2 4 5 टीचर होते थे CA के। तो कोई टीचर इतनी बातें थोड़ी करता था जितनी मैं आपसे कर लेता हूं। टीचर आएगा, 1 घंटा पढ़ाएगा, निकल जाएगा। कोई कौन सी प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम, कौन सी सॉल्विंग, कुछ नहीं होती। टीचर आया, बोर्ड पे लिखा, चला गया। ऐसे होता था हमारे टाइम पे। तो वहां इतना सब नहीं था, तो हमें किसी ने नहीं बताया, तो हम लोग ने कभी फोकस भी नहीं रखा उसको सीखने पे। और हम जब ऑडिट्स पे भी जाते थे तो इतना काम उस समय पे नहीं आता था। तो जब हम CA फाइनल क्वालिफाई हुए तो हमें आता ही नहीं था। अब जब मैंने अपना पहला पहला जॉब का इंटरव्यू दिया तो उसने 4 सवाल MS एक्सेल के पूछ लिए, नहीं आए मुझे, पर सिलेक्शन हो गया था मेरा इन्फोसिस में। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। बट वो मेरा क्यों हुआ मैं बताऊं? क्योंकि किसी को नहीं आता था। तो ऐसा थोड़ी कि हम कोई बेवकूफ थे, हम बहुत होशियार थे अपने टाइम के लिए, बट उस टाइम पे हम लोग को अवेयरनेस नहीं थी। अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चे ऐसे हैं। और आजकल तो क्या, अपने को कोई क्लासेस भी नहीं ज्वाइन करनी, बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्सेज है 1000 रुपए में जो MS एक्सेल सिखा देंगे आपको। तो 1 महीने के कोर्सेज होते हैं, 1 घंटा का कोर्स ज्वाइन कर लेना अपना इंटर पास करने के बाद। बीच में गैप आएगा ना, एग्जाम मतलब इंटर के एग्जाम देने और रिजल्ट आने, उसमें ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन कोर्स। 1 घंटा रोज देना है, सीख लो। फिर जब उसको आर्टिकलशिप पे जाओगे तो अप्लाई हो जाएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आना चाहिए। खैर, तो मैं आपको बता रहा था, आज के टाइम पे हम ऑडिट पे जब जाते हैं तो या तो आइडिया और ACL जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, या फिर हम लोग यूज करते हैं स्प्रेडशीट्स। क्या यूज करते हैं? स्प्रेडशीट्स। क्या करने के लिए बेटा? ऑडिट करने के लिए। अब क्या होता है, जैसे आज मेरे को डेटा की या पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस चेक करनी है। कंप्लीटनेस मतलब कि बीच में कोई इनवॉइस मिसिंग तो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग तो नहीं है, तो सॉफ्टवेयर पे चेक हो जाता है। आज क्या होता है, स्प्रेडशीट में अगर आप जाओगे MS एक्सेल में, तो MS एक्सेल में फॉर्मूला होता है डेटा की सॉर्टिंग करने का। तो कंपनी ने आपको सारी इनवॉइसेस दी, MS एक्सेल में जाके सॉर्ट कर दो फ्रॉम फर्स्ट सीरियल नंबर टिल लास्ट सीरियल नंबर। और MS एक्सेल में कमांड लग जाता है ये पता लगाने के लिए कि बताओ बीच में कौन सा सीरियल नंबर मिसिंग है। तो हो गई डेटा की कंप्लीटनेस चेक। अगर बीच में कोई ना कोई सीरियल नंबर मिसिंग आ गया, मतलब बात खत्म, दिक्कत है। तो मैं आपको यही बोल रहा था, मैं आपको यही बोल रहा था कि अपने को डेटा एंड पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस अगर चेक करनी है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर्स काम आते हैं। तो जब आप ऑडिट में, सुनो मेरी बात, जब आप ऑडिट में डेटा को एनालाइज करने के लिए आइडिया, ACL जैसे सॉफ्टवेयर्स या MS एक्सेल यूज कर रहे हो, तो उसी को बोला जाता है कैट। क्या बोला जाता है?
डाइवर्ट मत हो, मुद्दे की बात समझो। फिर बोल रहा हूं डाइवर्ट मत हो जाओ, मुद्दे की बात समझो। मुद्दे की बात यह कि मैंने ऑडिट करी। मैं क्या बोल रहा हूं? मुद्दे की बात यह कि मैंने क्या करी? ऑडिट करी। तो जब मैं क्या कर रहा हूं? ऑडिट कर रहा हूं। तो आइडिया और एसीएल जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज करके जब मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि आपने डेटा को एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। तो ये हो गई कैट। ये अपना मेन टॉपिक है डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक है कि डेटा को एनालाइज करना। अब ऑडिटर जब डेटा को एनालाइज करने के लिए क्या यूज कर रहा है? सॉफ्टवेयर्स। तो उसको अपन ने बोल दिया कैट। द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर्स यूज, ये हो गए टूल्स, आइडिया, एसीएल, स्प्रेडशीट। द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, यानी कि कैट। बोलिए, द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑडिटर्स यूज इन अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज कॉल्ड कैट। उसी को कैट बोलते हैं। अब यहां पे लिखा है ऑडिटर कैन यूज स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स। बोले आप स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे आइडिया हो गया, एसीएल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, फॉर परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस इन द ऑडिट। बोले ऑडिट में सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आप आइडिया, एसीएल और स्प्रेडशीट जैसे टूल्स यूज कर सकते हो। क्या क्या चीजें करने के लिए? डेटा की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए। हाँ, सैंपल सिलेक्शन के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सैंपल सिलेक्शन के दो मेथड होते हैं मेन, पढ़ाऊंगा आगे जाके, मेथड मत समझो क्या है। एक रैंडम सैंपलिंग होता है, एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कोई से भी मेथड से सैंपल सेलेक्ट करना हो इन सॉफ्टवेयर से हो जाता है। तो दीज सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू इन सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स। और किस में हेल्प करेंगे? सर रिकंसिलिएशन करना होता है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, सब बन जाता है एमएस एक्सेल पे। आज के टाइम पे जो भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनते हैं सब एक्सेल में बनता है। ट्रायल बैलेंस बनानी है सब एमएस एक्सेल में बनती है। तो ये सारे टूल्स हमें किस चीज में हेल्प कर सकते हैं? ये सारे टूल्स हमें किस चीज में हेल्प कर सकते हैं बेटा? ये सारे टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। ये सारे टूल्स बेटा हमें हेल्प कर सकते हैं। किस में हेल्प कर सकते हैं सारे टूल्स? ये सारे टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं बच्चों रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस में, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में। तो ये सारे टूल हमें किस में हेल्प करेंगे? रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और किस में हेल्प करेंगे सारे टूल्स? रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन टूल से परफॉर्म कर सकते हो। रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लाइक डेप्रिसिएशन निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, निकल सकता है सॉफ्टवेयर से, आराम से नहीं निकल सकता। और क्या हो सकता है? फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन में टूल्स काम आते हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज का कंपनी पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये इवैल्यूएट करने में भी ये टूल्स काम आते हैं। ये टूल्स और कहां काम आते हैं? इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज। मतलब सर ये सब आप ये समझो, मैं बच्चे क्या है बोलते हैं, अरे सर ये तो क्लैरिटी नहीं आ रही। सर आप क्लैरिटी ऐसे लो कि ये सारे काम हैं जो इन सॉफ्टवेयर से किए। मैं ये पढ़ा ही नहीं रहा कि इन सॉफ्टवेयर से काम कैसे करने हैं, ये आप आर्टिकलशिप में सीखोगे। ये हम सीख रहे हैं कि इन सॉफ्टवेयर से क्या क्या काम करना संभव है। बोले डेटा की कंप्लीटनेस चेक हो सकती है, सैंपल सिलेक्शन हो सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना दिमाग तो अपने में भी है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंपैक्ट क्या आ रहा है हमारे बिजनेस पे, इंपैक्ट क्या आ रहा है हमारे बिजनेस पे, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज का। बोलिए ये सब चीजें हम इवेल्युएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट। बोलो आया? चलिए, तो बेटा ये अपना एक टॉपिक हो गया डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, और एक टॉपिक अपन ने आज पढ़ा ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चलें आगे। अब सर एक टॉपिक है, बेसिर पांव का टॉपिक है, इंस्टीट्यूट ने बिना मतलब का किताब में डाला है और आ भी गया पेपर में। अभी मैं तुम्हें पास एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा तो दिख जाएगा तुम्हें इस टॉपिक का क्वेश्चन, डिजिटल ऑडिट।
क्या? बोले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल ऑडिट. व्हाट इज डिजिटल ऑडिट? अरे पता नहीं आप क्यों पढ़ा रहे हो टॉपिक. ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा वो डिजिटल ऑडिट ही है. व्हाट इज डिजिटल ऑडिट? कि बोले आज के टाइम पे सारे बिजनेस में सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, तो ऑडिटर भी जब ऑडिट करने के लिए कंप्यूटर यूज कर रहा है तो डिजिटल ऑडिट. डिजिटल ऑडिट क्या बोलती है? ऑडिट कंप्यूटर्स के थ्रू कैसे हो सकती है, कंप्यूटर के कौन से टूल है, कंप्यूटर की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो ऑडिट करने के लिए यूज करी जा सकती है. बोले इन सबकी नॉलेज एक ऑडिटर को होनी चाहिए. आज मैंने डीसा की पढ़ाई करी है. डीसा का क्या फुल फॉर्म है? डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. यही तो है डीसा. डीसा में आप जाओगे, ये पूरा चैप्टर की 500 पन्ने की किताब है सिर्फ इस चैप्टर पे. वो आपको पढ़नी है, जाके पेपर देके आना है, पास हो जाना है. एक पेपर होता है सिर्फ. वो पेपर आपको ये सिखाता है कि CAAT एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे करनी है. कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक का चैप्टर है. मतलब पूरी एक किताब है. एक तो क्या 3 किताबें आती है, मतलब सब्जेक्ट एक है, वो आपको पढ़ना है. ऑनलाइन पेपर होता है, आपको जाके देके आना है. 2 आवर्स का पेपर होता है, वेरी वेरी टफ होता है. ठीक है, वो आपको बस पास करना होता है. वो पेपर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ऑनलाइन कंप्यूटर्स के थ्रू ऑडिट कैसे करनी है ये आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा. तो आज के टाइम पे बैंक ऑडिट्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट्स के लिए डीसा मैंडेटरी हो गया है. नॉन डीसा सीए कैन नॉट कंडक्ट बैंक्स की ऑडिट. क्यों? क्योंकि बैंक्स में सारा काम आज के टाइम पे हाईली ऑटोमेटेड है. ऑटोमेटेड नहीं है, हाईली ऑटोमेटेड है. तो अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट नहीं है तो आप बैंक्स की ऑडिट नहीं कर सकते. तो डिजिटल ऑडिट क्या बोलती है? आप बोलो डिजिटल ऑडिट क्या बोलती है? बोले नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आजकल जिससे रीथिंक हो गया है बिजनेस करने का तरीका. ऑडिट की तो बात ही नहीं करी. बिल्कुल बिजनेस करने का तरीका पूरी तरीके से रीथिंक हो गया, रिवैम्प हो गया. बिजनेस करने का तरीका पूरी तरीके से रीथिंक हो गया, रिवैम्प हो गया. भाई आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे करनी है वो कंप्लीटली रीथिंक हो चुकी. मतलब ऑडिट छोड़ो, बिजनेस कैसे करना है. आज आपने, किसी ने 10 साल पहले सोचा था क्या कि जैसे आज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूंगा? कितने लोगों ने 10 साल पहले ऐसे पढ़ा अपने स्कूल में जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं? पढ़ाने के मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये इतने टूल, टेक्निक, सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है ऐप के ऊपर. किसने सोचा था ऐसा होगा? तो पहली चीज तो वो यही बोल रहा है कि आज के टाइम पे कंप्यूटर्स का यूसेज इतना ज्यादा है कि बिजनेस करने का तरीका ही बदल चुका है. तो इन्होंने पहली चीज क्या बोली? न्यू टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग कंपनीज टू रिवैम्प. रिवैम्प माने इनोवेट करना. टू रिवैम्प देयर बिजनेसेस, रीथिंक द वे बिजनेस इज कंडक्टेड. बोले कंपनीज आज के टाइम पे अपने पूरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं. सोचो, हो ही रहा है रीस्ट्रक्चर, माने चेंज कर रही हैं. आज पहले होता था आपको एयरटेल पे या बहुत सारी कंपनीज में कस्टमर कंप्लेंट करनी होती थी तो आप फोन पे जाके करते थे. आजकल ज्यादातर कंपनीज की ऐप है, ऐप पे जाके आप कंप्लेंट कर दो. बॉट आएगा, एक आर्टिफिशियल बॉट, उससे आप चैटिंग करोगे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. जोमेटो, स्विगी है. क्या होता है जोमेटो, स्विगी पे? जोमेटो पे मान लो तुम्हारा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो उनका एक बॉट है, उसी से चिटचिटाते रहोगे आप. एंड में माथा पकड़ लोगे कि यार ये हो क्या रहा है. ठीक है. तो आज कंपनीज क्या करें? बोले कंपनीज आर रीस्ट्रक्चरिंग देयर बिजनेस मॉडल्स ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. ऑटोमेशन इज द की वर्ड ऑफ एज ऑफ डिजिटाइजेशन. सर हम एज ऑफ डिजिटाइजेशन में रहते हैं जिसका की वर्ड है ऑटोमेशन, कि कंप्यूटर से ही काम करना है. तो अब ऐसे समझो, जब बिजनेस में इतनी ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो एज एन ऑडिटर आपको ऑडिट करने के लिए भी तो ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी. तो इन्होंने बोला इन सच अ बिजनेस एनवायरनमेंट यूज ऑफ digital technology is being made by the auditors also for planning their audit, for performing their audit and expressing the opinion. बोले अभी ऑडिटर को होनी चाहिए इन सब चीजों की नॉलेज. ऑडिटर मस्ट मेक यूज ऑफ
artificial intelligence, AI, artificial intelligence. Auditor must make use of artificial intelligence, data analytics, and other latest technologies to conduct the audit. These tools will help the auditor to conduct the audit in a better way. यही है डिजिटल ऑडिट. मतलब ये एक थ्योरी सा टॉपिक है कि बोले बिजनेसेस ने आजकल अपने काम करने का तरीका बदल दिया है, बिजनेस मॉडल्स रीस्ट्रक्चर किए जा रहे हैं, हर चीज रिवैम्प हो रही है, रीथिंक हो रही है, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय कंप्यूटर्स, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. बोले इस एनवायरनमेंट में अगर ऑडिटर को भी ऑडिट करनी है तो ऑडिटर को भी टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. बोले ऑडिटर को जब तक टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, ऑडिटर अपनी ऑडिट को कंडक्ट नहीं कर सकता है. ये सब बातें आपको लिख के आनी है. डिजिटल ऑडिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कैट हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया. बोले ऐसे सारे टूल एंड टेक्निक्स एक ऑडिटर को यूज करने पड़ेंगे अपनी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए. क्लियर हुआ? बताओ आया नहीं आया समझ में? पढ़ो. सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करता हुआ जाऊंगा और बोलता जाऊंगा. बोलो न्यू टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग कंपनीज टू रिवैम्प. रिवैम्प का मतलब होता है बेटा इनोवेट करना, नए तरीके से बिजनेस करना. न्यू टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग कंपनीज टू रिवैम्प देयर ऑपरेशंस एंड रीथिंक द वे business is conducted. Companies are restructuring their business models driven by technology. Automation is the key to digitization. In such a business environment, use of digital technology is being made by auditors प्लानिंग से लेकर ओपिनियन देने तक. ऑडिटर्स आर मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. बाय यूजिंग सच टूल्स ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन अ बेटर वे. बताइए आया नहीं आया बेटा समझ में? जल्दी बोलिए यस और नो. आई होप यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा. यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा. बोलो आया. तो बेटा यहां पर आकर अपना फिनिश होता है जो एक टॉपिक चल रहा था, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. क्या टॉपिक खत्म होता है? ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. अब इस चैप्टर में और टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन ये जो एक टॉपिक था ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कि भाई कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे होगी, वो अपना हो गया. अब कुछ छोटे छोटे अलग अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं. जैसे एक टॉपिक है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये हम पढ़ ही चुके. अब एक ये डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क. लॉ बोल रहा है ऑडिटर को ये 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए. भाई क्या डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहा है, इसको छोड़ दो. आप ऑडिट पे गए, आपने आरएपी लगाया होगा, आरएपी लगा के आपने रिस्क मेजर किया होगा. कितने लेवल पे मेजर किया होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल. तो आपने रिस्क मेजर करने के लिए पहले तो क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली होगी. तो बोले आपने क्लाइंट के बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग ली वो भी डॉक्यूमेंट करो, जो रिस्क ओवरऑल लेवल पे मेजर किया वो भी डॉक्यूमेंट करो, और जो रिस्क असर्शन लेवल पे मेजर किया वो भी डॉक्यूमेंट करो. ये है इतना सा टॉपिक, टॉपिक नंबर 35. देखो क्या बोल रहा है. बोले द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग. बोले ये सब चीजें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करके रखनी है. बोले ये सब चीजें ऑडिटर को रिकॉर्ड करके रखनी है. बोले ये सब चीजें ऑडिटर को क्या करके रखनी है? डॉक्यूमेंट करके रखनी है. बोले ये सब चीजें ऑडिटर को रिकॉर्ड करके रखनी है. ठीक है, तो ऑडिटर को ये सारी चीजें क्या करके रखनी है? डॉक्यूमेंट करके रखनी है. डॉक्यूमेंट मतलब ऑडिटर को ये सारी चीजें एक जगह रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेंगी. ऑडिटर को ये सारी चीजें एक जगह डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेंगी. क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा?
क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा? जो जो आपस में डिस्कशंस हुए, द डिस्कशंस अमंग एंगेजमेंट टीम। जैसे एंगेजमेंट टीम है ऑडिट टीम, तो मैं, तन्मय, दृष्टि, हम 3 जने मिलकर ऑडिट करने गए थे। तो हमारे बीच में जो जो बातचीत हुई, सिग्निफिकेंट बातचीत, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कोई डिस्कशन हुआ, वो डॉक्यूमेंट करो। जो मेन डिसीजंस आपने लिए एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड, वो डॉक्यूमेंट करो। आपने क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो टोटल अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट मत करो, जो मेन चीजें हैं वो डॉक्यूमेंट करो। की एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट करने हैं ऑफ द अंडरस्टैंडिंग obtained regarding each of the aspects of entity and its environment including its internal control systems। और क्या डॉक्यूमेंट करना है? और क्या डॉक्यूमेंट करना है? जो हमने आइडेंटिफाई किया और असेस किया है, क्या? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, चाहे असर्शन लेवल पे। और मैं आपको बता देता हूं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया पेपर में। पेपर में इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या टॉपिक है? ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? जो भी डिस्कशंस हुए, जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए, अंडरस्टैंडिंग जो आपने ली ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, चाहे असर्शन लेवल पे। ये सारी चीजें बेटा ऑडिटर को क्या करनी चाहिए? ये सारी चीजें बेटा ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बता दो, यस और नो। समझ में आ पा रहा है? ठीक है। अब सर के टॉपिक है असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। टॉपिक क्या है? असेस एंड रिपोर्ट। टॉपिक है बेटा असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स का टॉपिक बेसिकली ये बोल रहा है, सिंपल सा, बोले आपने ऑडिट कर ली, ऑडिट करके आपको इंटरनल कंट्रोल में जो भी कमियां मिली उनको चेक कर लो, और इंटरनल कंट्रोल में जो जो सिग्निफिकेंट कमियां मिली वो जाके मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट कर दो। सिंपल सा टॉपिक है असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग। ऑडिट करी, ऑडिट करके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली, तो आपने ऑडिट कर ली, ऑडिट करके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिल गई, तो जब आपने ऑडिट कर लिया और ऑडिट करके आपको इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिल गई, तो वो डेफिशिएंसी जाके आपको रिपोर्ट करनी है। किसको? मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को। सारी नहीं, बोले जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है वो। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है वो ये ऐसा ही टॉपिक है, सेम। ये नहीं पढ़ा अपन ने, यही टॉपिक है कि पहले तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को इवैल्यूएट करो, फिर ये पता लगाओ कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कौन सी है, फिर सजेशन दो कि उसको दूर कैसे करना है और रिपोर्ट कर दो। यही टॉपिक है असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। और इसको पढ़ने के बाद फिर बेटा अपना स्टार्ट होगा ऐसे 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, जो कि इस चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक है। बताइए समझ में आया नहीं आया? यहां तक क्लियर है? इसको कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। पहले मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको नहीं क्लियर है? सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। आगे मैं जब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, क्योंकि ऐसे 330 में जो बातें हैं ना, उसमें मैक्सिमम बातें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। ऐसे 330 में एक आरएपी, देखो ऐसे 330 में मेन एफएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में 2 होते हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। पढ़ने को हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी पहले पढ़ रखे हैं और पढ़ने को हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी पहले पढ़े हुए हैं। क्लियर है?